हेलो दोस्तों, द कार्टेक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। आइए देखते हैं इसके बारे में, इसके प्रावधान क्या हैं, कैसे लागू होता है, क्या क्या गठन करता है, देखते हैं इसके बारे में। अधिनियम समझने से पहले ये समझते हैं कि आपदा क्या है और प्रबंधन क्या है। आपदा आप किसे कहेंगे? पहली चीज, दो अंतर समझिए। एक होता है खतरा, जिसे हैजार्ड कहा जाता है। हैजार्ड। एक है आपदा, जिसे डिजास्टर कहा जाता है। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इसमें संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है। कैसे? जैसे बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, बाढ़ आने की संभावना है, ये खतरा है। आपदा, बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ये आपदा है। ये दोनों अंतर होता है। आइए समझते हैं कि आपदा क्या होता है। आपदा, कुछ शर्तें होती हैं आपदा के लिए। अगर वो चीज हो रहा है तो वो फिर आपदा है। आकस्मिक या गंभीर घटना, आकस्मिक या गंभीर घटना क्या करेगी? ये किसी समाज या समुदाय को प्रभावित करती है, समाज या समुदाय को प्रभावित करती है। जो समाज या समुदाय उसके लिए तैयार नहीं है, समाज या समुदाय तैयार नहीं है, या उससे लड़ने के लिए कमजोर है। घटना को स्थानीय संसाधन से, स्थानीय संसाधन से निपटा नहीं जा सकता है, निपटा नहीं जा सकता है। इसके लिए बाहरी संसाधन की आवश्यकता होती है, बाहरी संसाधन की आवश्यकता होती है। ऐसी कोई घटना जो आकस्मिक रूप से घटी हो और इतनी गंभीर हो कि वहां का समाज या समुदाय की सामान्य जीवन कार्यप्रणाली प्रभावित होती हो, वो उसके लिए तैयार ना हो या कमजोर हो, स्थानीय संसाधनों से उसकी भरपाई ना की जा सके, बाहरी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती हो, उसे आपदा कहा जाता है। उसे आपदा कहा जाता है। आइए देखते हैं कि प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन, मैनेजमेंट। मान लीजिए आप कहीं के डीएम हैं, आप या किसी ऐसे पद पर हैं जहां आपको अधिकार मिला है और आपको किसी भी चीज का प्रबंधन करना हो, तो प्रबंधन का पहला नियम क्या होता है? प्रबंधन पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा के प्रकार, टाइप ऑफ डिजास्टर। टाइप ऑफ डिजास्टर, अब ये दो हो सकता है, एक प्राकृतिक हो सकती है,
प्राकृतिक आपदा एक मानव जनित हो सकता है, मानव जनित हो सकता है। प्राकृतिक आपदा में दो चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक। इसमें क्या क्या हो सकता है, भूकंप, सुनामी, और क्या हो सकता है, ज्वालामुखी। जो चीजें पृथ्वी से जुड़ी हों, धरती से जुड़ी हों, अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसे जियोलॉजिकल भूवैज्ञानिक घटना कहा जाता है। क्या हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, एक मौसम संबंधी हो सकता है, मौसम संबंधी घटना। मौसम संबंधी कैसे, बाढ़, बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ आ गई। इसके विपरीत क्या होगा, सूखा, बारिश नहीं हुई तो सूखा। अगली घटना क्या हो सकती है, चक्रवात, लू। ये हो सकता है मौसम संबंधी घटनाओं में। पहाड़ी एरिया है तो बादल फटना, ये मौसम संबंधी घटनाएं हो सकती हैं। अब आपदा दो प्रकार की, एक प्राकृतिक, एक मानव जनित। मानव प्राकृतिक में भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, भूस्खलन। मौसम संबंधी में बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना। आइए देखते हैं मानव जनित में क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है कि इंडस्ट्रियल हो, इंडस्ट्रियल हो, जैसे मान लीजिए गैस रिसाव हो गया, गैस रिसाव, भोपाल गैस, भोपाल गैस त्रासदी। एक क्या हो सकता है कि रासायनिक दुर्घटना हो सकती है, मान लीजिए किसी न्यूक्लियर प्लांट में, न्यूक्लियर प्लांट में फटता है या रिसाव होता है, तो ये इंडस्ट्री से संबंधित है तो इंडस्ट्रियल हो गया। अन्य में क्या हो सकता है, एक युद्ध हो सकता है। अब युद्ध में हो सकता है कि कोई देश बायोलॉजिकल वेपन बनाया हो, जैविक हथियार, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, कि किसी वायरस को तैयार किया, दूसरे देश पर छोड़ दिया, वहाँ के लोग मर रहे हैं तो वो जैविक हथियार है। या कोई गैस या ऐसी कोई केमिकल बनाया जो दूसरे देश पर छोड़ दिया जाए, जिससे वहाँ के लोग, उनको सांस लेने में समस्या या अन्य कोई घटना होती है, तो रासायनिक हथियार। और क्या हो सकता है, आतंकवाद हो सकता है। और क्या घटना घट सकती है, मान लीजिए दुर्घटना। दुर्घटना कहाँ कहाँ हो सकती है, सड़क दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, वायु दुर्घटना हो, ये मानव जनित आपदा में आते हैं। आइए देखते हैं प्रबंधन क्या है। प्रबंधन, मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कहीं आपदा आती है और आप अधिकारी हैं, आप गए वहाँ मैनेजमेंट करने के लिए, और जितना आपदा में नुकसान हो गया है उससे ज़्यादा आप लागत में लगा दिए, तो फिर आपदा से तो ज़्यादा बड़ा आपका प्रबंधन हो गया, उससे ज़्यादा खतरनाक। तो न्यूनतम लागत या न्यूनतम नुकसान के साथ, न्यूनतम नुकसान के साथ विपरीत परिस्थिति से बाहर आना, विपरीत परिस्थिति से, विपरीत परिस्थिति से बाहर आना ही प्रबंधन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसके कितने चरण हैं, उसके बारे में जानते हैं। प्रबंधन, पहली जो चरण होता है, इसका पहला चरण वो होता है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण। दूसरा चरण इसका होता है तैयारी। तीसरा चरण इसका होगा प्रतिक्रिया। चौथा चरण होगा पुनर्प्राप्ति। मिटिगेशन। प्रिपेयर्डनेस। रिस्पांस। रिकवरी। ये दो घटनाएं, न्यूनीकरण और तैयारी, ये दो घटनाएं आपदा आने से पहले की जाती हैं। आपदा से पहले। बेस्ट मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है कि कोई आपदा आने वाली है, उससे पहले आप कितना तैयार हैं, ये न्यूनीकरण और तैयारी पे डिपेंड करता है। ये आपदा के बाद, आपदा के बाद न्यूनीकरण क्या होता है? न्यूनीकरण का मतलब होता है आपदा के जोखिम को कम करना। आपदा के जोखिम को कम करना। कैसे? पहली चीज तो यह है कि जोखिम को पहचान ही लीजिए कि क्या खतरा हो सकता है। जोखिम की पहचान एवं आकलन कि कोई आपदा अगर आती है, मान लीजिए बाढ़ आता है, तो बाढ़ आने से कितना नुकसान होगा या कैसे होगा, उसके बारे में जानना और उसका आकलन करना पहला चरण होता है। दूसरा चरण ये होता है कि मजबूत बुनियादी ढांचा। मजबूत बुनियादी ढांचा। मजबूत बुनियादी ढांचा में क्या, जैसे मान लीजिए कोई बांध बनाया जाता है, इसको मजबूत बनाया जाए। इमारत बनाई जाती है, इसे भूकंप रोधी बनाया जाए, भूकंप रोधी बनाया जाए। बुनियादी ढांचा ये है कि स्कूल, कॉलेज या अन्य जो पब्लिक इमारतें हैं, उनको भूकंप रोधी बनाया जाए।
जोनिंग करना, जोनिंग करना क्या होता है कि किस एरिया में कितना आपदा आती है उस क्षेत्र को निर्धारित करना जोनिंग करना होता है। अगला चरण क्या होगा, भूमि उपयोग की योजना बनाना। भूमि उपयोग की योजना बनाना कि अगर कहीं आपदा आती है तो वहाँ आसपास की भूमियों को कैसे उपयोग किया जाता है, उसके लिए योजना बनाना। अगला चरण क्या होगा कि आप लोगों को उसके बारे में जागरूक करिए कि जब आपदा आएगी तो आपको करना क्या है, जन जागरूकता। किसी एरिया में अगर भूस्खलन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ वनारोपण करना। समुद्री तट एरिया है तो हम मैंग्रोव वनों का विकास करना। मैंग्रोव वनों का विकास, क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री लहरों को सोखती हैं, सुनामी से बचाती हैं। ये न्यूनीकरण है। न्यूनीकरण का मतलब होता है कि आपदा से पहले कि जोखिम को जानना कि कितना खतरा होगा, क्या क्या होगा, कैसे उसकी पहचान करना, उसको आकलन करना, मजबूत बुनियादी ढांचा, बांध बनाना, पुल बनाना, इमारत बनाना तो उसे मजबूत और भूकंपरोधी बनाना। जोनिंग करना, जोनिंग करने का मतलब क्षेत्र को पहचानना। भूमि उपयोग की योजना बनाना, जन जागरूकता, वनारोपण, मैंग्रोव वनों का विकास कहाँ, समुद्री तट पे। ये तो हो गया न्यूनीकरण। अब तैयारी क्या होगी, प्रिपेयर्डनेस। तैयारी क्या होती है कि अगर हम चीज़ों को पहचान लिए कि कहाँ कितना जोखिम है, क्या है, कैसे है, तो उसके बारे में जो योजना बनाया जाएगा उसे तैयारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए घर में किसी की शादी है, अब ये तो एक ये व्यवस्था है, लेकिन अब उसके लिए तैयारी की जाएगी, तो वही है कि जोखिम को पहचानना, उसके बाद उसके लिए जो तैयारी की जाएगी वो होता है प्रिपेयर्डनेस, तैयारी करना। मतलब योजना को, आपदा से पहले योजना बनाना, आपदा से पहले योजना बनाना, इसे तैयारी कहा जाता है। कुछ करने से पहले तैयार करना, एग्जाम देने से पहले पढ़ाई करके तैयार किया जाता है। और वैसे जब आपदा आती है तो उससे पहले तैयार होना रहता है। तो क्या क्या तैयारी किया जाएगा, क्या क्या योजनाएं बनाई जाएंगी। पहला चीज तो ये है कि प्रशिक्षण, किसको देना है, राहत कार्य दल को, कोई अथॉरिटी है उसको, जनता को जागरूक करके मॉक ड्रिल कर सकते हैं। मॉक ड्रिल करना अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि हर स्टेट, मतलब स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल हो रहा था। अगली तैयारी क्या हो सकती है, मान लीजिए कहीं कोई घटना घटती है, जैसे वेनेजुएला में, इंडोनेशिया में हर जगह भूकंप आया, तो वहाँ लोग मलबों के नीचे दबे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा निकालने के बाद,
आपातकालीन किट तैयार करना, आपातकालीन किट तैयार करना, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करना, स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करना। और कैसे कर सकते हैं? परिवहन की व्यवस्था वहाँ पे है कि नहीं है उस स्थिति में। ये हो गई तैयारी कि क्या क्या करना है। खाद्य एवं रसद तैयार रखना, खाद्य एवं रसद तैयार रखना। अब तीसरी क्या होगी कि प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया क्या होती है? मान लीजिए अब आपदा आ गई तो करना क्या है तुरंत। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। मान लीजिए कहीं भूकंप आता है तो वहां तुरंत क्या काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, उसे प्रतिक्रिया कहते हैं। इसको अगर कहें तो आपदा के बाद त्वरित कार्रवाई, आपदा के बाद त्वरित कार्रवाई। तुरंत काम करना, उसके लिए तुरंत कार्य करना। कैसे? पहली चीज क्या करना है वहां पे? खोज एवं बचाव, कहाँ आई है और उसके लिए बचाव करना। दूसरी चीज ये होती है कि प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, जो तैयारी में शामिल किया गया था स्वास्थ्य ढांचा, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना। और क्या करेंगे? प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना। अगला चरण क्या होगा? खाद्य वितरण करना, दवाओं की उपलब्धता। इसके बाद क्या करना है? राहत सामग्री पहुंचाना। जब कहीं किसी देश में कोई घटना होती है तो भारत, सुनते होंगे समाचारों में कि भारत राहत सामग्री भेजा है किसी ऑपरेशन के तहत, जैसे वेनेजुएला में हम इस्तादे के तहत भेजा, राहत सामग्री भेजना, पहुंचाना। ये प्रतिक्रिया है। इसके बाद क्या होगा? अब तो घटना घट गई, वहां से लोग निकाल लिए गए, अब आगे क्या चरण होगा? अगला चरण जो होगा वो पुनर्प्राप्ति, कि जो जैसे है था वैसे उसको वापस लाना, उस तरीके में। पुनर्प्राप्ति। रिकवरी। पुरानी स्थिति में वापस लाना कह सकते हैं, या सामान्य स्थिति में वापस लाना, सामान्य स्थिति में वापस लाना। जैसे किसी के साथ कोई घटना होती है तो वो थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में
धीरे धीरे करके अपनी पुरानी स्थिति में वापस आता है। वैसे किसी घटना के बाद जब प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसको पुनः अपनी अवस्था में वापस लाने के लिए जो काम किया जाता है उसे पुनर्प्राप्ति या रिकवरी कहा जाता है। कैसे? इसका पहला चरण क्या होगा? पहला चरण ये होगा कि पुनर्निर्माण करना। मान लीजिए भूकंप है, उससे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, पुल क्षतिग्रस्त हो गया, बांध क्षतिग्रस्त हो गया, तो इसका पुनर्निर्माण किया जाए, फिर से बनाया जाए। पहला चरण होगा। दूसरा चरण होगा बुनियादी संरचना खत्म करने बनाने के बाद आर्थिक बहाली। आर्थिक बहाली करना ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। इसके अलावा और कैसे किया जा सकता है? मनोवैज्ञानिक सहायता, अगर लोग हताहत हैं तो वहाँ मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाए। अगला चरण क्या होगा? जिसके घर गिर गए हैं या कुछ हो गया है, बाढ़ में बह गया है, उसके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना। पुनर्वास की व्यवस्था करना। जिसके पास कुछ नहीं बचा है उसको मुआवजा देना ताकि जन अपना जीवन सामान्य कर सके। तो ये पुनर्प्राप्ति के कुछ चरण होते हैं जिनको करने से पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। आइए देखते हैं अब अधिनियम। अब तक तो आपदा पढ़े, प्रबंधन पढ़े, अब अधिनियम। 2004 के उड़ीसा सुनामी में, जब उड़ीसा में 2004 में सुनामी आई तो वहाँ उस समय कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई ना नियम था, ना कोई संस्था थी, कुछ नहीं था कि उस भीषण जो सुनामी थी, उससे जो नुकसान हुआ था, जान माल की हानि हुई थी, उससे निपटा जा सके। तब ये महसूस किया गया कि एक अधिनियम ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करे और आपदाओं से निपटने के लिए एक व्यवस्था हो। अब अधिनियम कब लागू हुआ? 23 दिसंबर 2005। इसमें चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर हैं। चैप्टर के अंदर धाराओं की संख्या 79 है। आइए देखते हैं एक एक चैप्टर करके, एक एक अध्याय करके देखते हैं और किसमें क्या व्यवस्था है, कैसे एनडीएमए का, एसडीएमए का और डीडीएमए का गठन किया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय से काम करते हैं, नीति निर्माण कौन करता है, समन्वय कौन करता है, धरातल पर लागू कौन करता है। आइए उसे देखते हैं। चैप्टर 1, अध्याय 1। अध्याय 1, इसमें 2 धारा है, 1 और 2। पहली धारा 1 कहती है, ये अधिनियम के बारे में बताती है कि अधिनियम क्या है और कहाँ लागू होगी, ये उसके बारे में बताती है। धारा 1 कहती है कि इस अधिनियम को आपदा प्रबंधन अधिनियम कहा जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम कहा जाएगा। इसका विस्तार, ये अधिनियम लागू कहाँ होगा? संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत। अब वो चाहे स्टेट हो, चाहे यूटीज हो, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य हो,
या यूटी जोन, यूटी जोन, केंद्र शासित प्रदेश। ये धारा हर जगह लागू होगी, ये अधिनियम। धारा 1 यही कहता है कि इसकी विस्तार क्या होगा, क्या कहा जाएगा, जिसे कहा जाता है धारा 2 धारा 2 क्या कहती है, इसमें परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? आपदा किसे कहेंगे, प्रबंधन कैसे किसे कहेंगे, प्रबंधन के जो 4 चरण हैं, न्यूनीकरण, दूसरा चरण क्या था, तैयारी, तीसरा चरण प्रतिक्रिया, चौथा चरण पुनर्प्राप्ति। इस सब की परिभाषा जो होगी वो धारा 2 में है। तो अध्याय 1 में सिर्फ 2 धाराएं हैं। दोनों धाराओं में पहली धारा ये कहती है कि अधिनियम को आपदा प्रबंधन अधिनियम कहा जाएगा। उसका विस्तार जो होगा वो संपूर्ण भारत पे होगा, वो चाहे कोई राज्य हो या कोई केंद्र शासित प्रदेश हो। धारा 2 कहता है कि जो भी है, चाहे वो आपदा हो, आपदा प्रबंधन हो, न्यूनीकरण हो, तैयारी हो, प्रतिक्रिया हो और पुनर्वास हो, पुनर्प्राप्ति हो, उसकी परिभाषा क्या होगी उसको डिफाइन करता है। अध्याय 1 में सिर्फ 2 धाराएं हैं। अध्याय 2 इसमें 3 से 14 तक की धाराएं हैं। आइए देखते हैं कि उसके बारे में क्या क्या प्रावधान है और कैसे क्या होता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि आपदा से निपटने के लिए एक शीर्ष संस्था होगी। शीर्ष संस्था, अपेक्स बॉडी। अब वो शीर्ष संस्था कौन है? धारा 3 संस्था जो होगी वो एनडीएमए होगी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए होगी। इसकी संरचना कैसी होगी? इसकी संरचना कैसी होगी? अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो पीएम बनता है वो स्वतः इस पद का अध्यक्ष हो जाता है, पदेन अध्यक्ष। किसी पद पे जाने से दूसरा पद स्वतः मिल जाना उसे पदेन कहा जाता है। सदस्य न होंगे, कैसे? पीएम द्वारा मनोनीत। पीएम द्वारा मनोनीत। इसी मनोनीत सदस्यों में से कोई एक सदस्य उपाध्यक्ष बनेगा। कोई एक सदस्य उपाध्यक्ष बनेगा। पीएम मनोनीत करेंगे। 9 सदस्य से अधिक नहीं हो सकते हैं।
धारा 4 कहता है कि एनडीएमए अपनी बैठकें और अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा। एनडीएमए बैठक एवं कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा। ये धारा 4 कहता है। धारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे आगे बढ़ते हैं कि धारा 6 क्या कहता है। सिर्फ एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं धाराओं को देखेंगे। धारा 6 सेक्शन 6 कर्तव्य एवं शक्तियां किसके? एनडीएमए की। क्या करेगा? नीति निर्माण, योजना बनाएगा। नीतियां क्या होंगी, योजनाएं क्या होंगी, इसका काम करेगा। दूसरा क्या करेगा? विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करेगा। तीसरा क्या करेगा? आपदा के समय निर्देशन, अगर आपदा बड़ी है जिससे स्वयं निकलने में कठिनाई हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग भी मांग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय। शक्तियां ये है कि नीति निर्माण करेगा, निर्देशन करेगा, योजनाओं को तैयार करेगा। कर्तव्य क्या होगा कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय करेगा, आपदा के समय निर्देशन करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग मांगेगा या उनसे संपर्क में रहेगा, समन्वय स्थापित करेगा। धारा 7 धारा 7 कहता है कि एनडीएमए को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन होगा। एनडीएमए के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। अब सलाहकार समिति है तो इसकी संरचना हो सकता है कि पूछ ले, या हम लोग समझते हैं कि इसकी सलाहकार समिति की जो संरचना होगी वो कैसी होगी। इसमें जो सदस्य शामिल होंगे वो भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ हो सकते हैं, वो मौसम विज्ञानी हो सकते हैं, और कौन शामिल हो सकता है कि कोई तकनीक का विशेषज्ञ हो, इनको शामिल किया जाएगा ताकि ये बेहतर सलाह दे सकें एनडीएमए को। जब वो विशेषज्ञ होंगे किसी स्पेशल सब्जेक्ट के, स्पेशल चीज़ों के, तो वो सही सलाह देंगे। धारा 8
धारा 8 क्या कहता है? इस धारा को एनडीएमए की भुजा कहा जाता है। एनडीएमए की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की आर्म ऑफ एनडीएमए। धारा 8 क्यों? क्योंकि इसी के तहत एक कार्यकारी समिति की गठन होती है। एक समिति तो सलाहकार है, कार्यकारी समिति का गठन किया जाएगा। अब कार्यकारी समिति की संरचना कैसी होगी? इसका जो अध्यक्ष होगा वो कैबिनेट सचिव होगा, कहाँ का कैबिनेट सचिव? भारत सरकार का नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का। होम मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सदस्य कौन होंगे? सदस्य जो होंगे अन्य सचिव, कहाँ के अन्य सचिव? जब आपदा आती है तो एनडीएमए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है, तो अन्य मंत्रालय के सचिव उसके सदस्य होंगे, अदर मिनिस्ट्री के, जो उससे संबंधित है। अदर मिनिस्ट्री के सदस्य जो होंगे, यही बॉडी आपदा के समय जो फैसला लेती है, यही बॉडी लेती है, कार्यकारी समिति। इसीलिए इसको आर्म ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भुजा कहा जाता है। फैसला आपदा के समय क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए धारा 8 है। आइए देखते हैं आगे की क्या धाराएं हैं। धारा 9। अब एनडीएमए है, उसके लिए गठन कर दिया गया है उसका, उसके कार्यकारी समितियां गठित कर दी गई हैं, सलाहकार समिति गठित कर दी गई है। तो उसके जो सदस्य होंगे वो कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, उनके नियम कानून क्या होंगे, कार्यकाल क्या होगा, वो धारा 9 तय करता है। रिक्तियों को भरना, कार्यकाल, मनोनीत के नियम, ये 9, 10, 11 तीनों धाराओं के माध्यम से इस चीज को फुलफिल किया जाता है, तीनों चीजों को किया जाता है। धारा 12 क्या कहती है? धारा 12 जो इसकी अंतिम धारा है, ये कहते हैं कि एनडीएमए पारदर्शिता से कार्य करेगा, पारदर्शिता से कार्य करेगा, ये धारा 12 कहता है। अध्याय 2 समाप्त होता है, एनडीएमए का गठन हो जाता है। उसमें कौन सी धाराएं हैं? पहले में परिभाषा है, उसका विस्तार है, फिर गठन है, सलाहकारी समितियां हैं, फिर 8 में कार्यकारी समितियां हैं जो फैसला लेंगी आपदा के समय, जिसे जो है एनडीएमए का आर्म कहा जाता है, एनडीएमए की भुजा कहा जाती है। अब एक क्रोनोलॉजी समझिए पहले, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ने से पहले एक क्रोनोलॉजी। मान लीजिए ये एनडीएमए जो नेशनल लेवल पर है,
नेशनल लेवल पर है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी। तो ये करेगी क्या? नीति बनाएगी, प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। एनडीए में तो किसी गांव में, किसी जिले में बाढ़ आएगी तो एनडीए में राष्ट्रीय मैनेजमेंट तो नहीं आएगा, वो किसको निर्देशित करेगा? एसडीएमए को, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ये किसको निर्देशित करेगा? डीडीएमए को, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बॉडी समन्वय करती है, कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में, और आवश्यकता पड़ने पर नियम भी बनाती है। ये धरातल स्तर की बॉडी है जो धरातल पर काम करती है, धरातल पर काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी। किसी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आएगा तो वहाँ का डीएम ही, वहाँ एसपी जो होगा, एसएसपी होगा, सीएमओ होगा, डीएम होगा, एसडीएम होगा, जो भी होगा वहाँ का कार्यकारी अधिकारी सब मिलके जो डिसीजन लेंगे, धरातल पर उतारेंगे, वहाँ का जायजा लेंगे, कैसी स्थिति है, क्या होगा। ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ही करता है, ना तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आएगी, ना तो एनडीएमए आएगी, करेगा डीडीएमए। तो मेन ये है, प्रबंधन के लिए डीडीएमए मेन है। आइए समझते हैं कि एसडीएमए के बारे में सब कुछ। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये कैसे होगा? स्टेट लेवल पर अपेक्स बॉडी है, शीर्ष संस्था है। यहाँ कोई डिसीजन लेना होगा तो एसडीएमए लेगा। गठन धारा 14, जो कुछ भी एनडीएमए में है, जैसे जैसे उसका गठन है, उसका प्रावधान है, उसकी संरचना है, ठीक वैसे यहाँ भी होगा। अब यहाँ अध्यक्ष कौन होगा? सीएम होगा, पदेन अध्यक्ष होगा। यहाँ भी मनोनीत सदस्य होंगे। यहाँ भी मनोनीत सदस्य होंगे जो सीएम मनोनीत करेगा। धारा 18 धारा 18 क्या कहता है? धारा 18 प्रमुख कार्य किसके? एसडीएमए की, एसडीएमए की। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य कैसे होंगे, ये धारा 18 डिसाइड करता है कि राज्य के लिए नियम,
नीति निर्देशन करना। क्या एसडीएमए में भी कोई कार्यकारी समिति या सलाहकारी समिति होगी? बिल्कुल होगी। धारा 20 कार्यकारी समिति। कार्यकारी समिति, जो कार्यकारी समिति एनडीएमए में काम कर रही थी, जो फैसला लेती थी, वही चीज यहाँ है। वही काम यहाँ भी करेगी वो कार्यकारी समिति धारा 18 के तहत। इसे एग्जीक्यूटिव कमेटी को आर्म ऑफ एसडीएमए कहा जाता है। धारा 21 कार्यकारी समिति राज्य में आपदा का आकलन करेगी। राज्य में धारा 21 राज्य में आपदा का आकलन। धारा 21 के तहत धारा 22 सेक्शन 22 क्या कहता है? कोई राज्य स्तर की योजना है, राज्य स्तर की योजना, और कोई जिला स्तर की योजना है। दोनों को एकीकृत कर सकते हैं, एकीकृत किया जा सकता है कि जो आपदा से संबंधित योजना हो। ये धारा 22 कहता है। धारा 23 कहता है कि आपदा के समय विभिन्न विभागों को संसाधन का बंटवारा कैसे किया जाएगा, वो धारा 23 डिसाइड करता है। विभागों में संसाधनों का, विभागों में संसाधनों का बंटवारा, कि किस विभाग को संसाधन कैसे दिए जाएंगे, कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय करेंगे, वो धारा 23 कहती है। धारा 24 कहती है, धारा 24 कहती है कि कार्यकारी समिति, जो कार्यकारी समिति है, वो किसी भी विभाग से कोई भी सहायता मांग सकती है, मैन पावर मांग सकती है, संसाधन मांग सकती है, उपकरण मांग सकती है। कार्यकारी समिति किसी विभाग से कुछ भी ले सकती है, किसी विभाग से संसाधन ले सकती है। ये धारा 24 कहता है। तो 14 से 24 अध्याय 3 एसडीएमए की बात करता है। धारा 14 से 24 तक का इसका विस्तार है। क्या क्या, कौन सी धारा में क्या क्या प्रावधान है, कैसे क्या है, इसको हमने देखा। आइए देखते हैं
कि डीडीएमए का गठन कैसे होता है और वो काम कैसे करती है। डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो सबसे लोअर बॉडी है, सबसे ज़्यादा काम करती है, धरातल स्तर पर काम करती है। अध्याय 4 है। इसका जो धाराओं का संकलन है वो धारा 25 से 34 है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी अध्याय में जहां से धारा शुरू हो रही, मान लीजिए कि जैसे अध्याय 4 में धारा 25 से शुरू हो रहा है, तो 25 ही डीडीएमए के गठन का प्रावधान करेगा। तो वैसे चाहे एसडीएमए हो, एनडीएमए हो, उसमें भी वही चीज होगा। आइए देखते हैं कि डीडीएमए काम कैसे करती है, गठन कैसे होता है। धारा 25, सेक्शन 25। धारा 25 क्या कहता है कि डीडीएमए का गठन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो अपेक्स अथॉरिटी कौन है डिस्ट्रिक्ट में? वो कलेक्टर हो सकता है, कहीं पे मजिस्ट्रेट हो सकता है, ये इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट स्तर पर निर्वाचित कोई अगर सदस्य है तो वो इसका उपाध्यक्ष होगा। यहाँ पहली बार निर्वाचन का सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब जिला स्तर पर सर्वोच्च निर्वाचित सदस्य कौन होता है? जिला परिषद अध्यक्ष होता है, जिसे जिला अध्यक्ष कहा जाता है। ये उपाध्यक्ष होगा। सदस्य कौन होंगे? एसएसपी हैं तो भी होंगे, एसपी हैं तो भी होंगे, सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसमें एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब यहाँ तो समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, यहाँ एक अधिकारी को बनाया जा सकता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक होगा डीडीएमए में। धारा 30 कहती है धारा 30 ये कहती है कि जिला स्तर पर
जिला स्तर पर योजना डीडीएमए बनाएगा आपदा के लिए। जिला स्तर पर योजना कौन बनाएगा? डीडीएमए बनाएगा। आपदा की स्थिति में कौन क्या काम करेगा? कौन विभाग? आपदा की स्थिति में विभागों को काम का बंटवारा, विभागों को काम का बंटवारा आपदा के लिए। बाकी विभाग अपना अपना काम तो करवे करते हैं। कामों का बंटवारा। तीसरा क्या है? 24x7 कंट्रोल रूम चलाना। जहाँ कहीं कोई आपदा आती है तो सरकार वहाँ की तुरंत उस डिस्ट्रिक्ट से एक कंट्रोल नंबर जारी करती है, कांटेक्ट नंबर, जिससे जो प्रभावित है वो उस पर कॉल करता है, सहायता मांगता है। इसलिए इसको 24x7 चलाना पड़ता है। जनता को जागरूक भी करना है। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण। जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण। धारा 31 क्या कहती है? धारा 31 कि हर जिले के पास आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए अपने अनुसार। आपदा प्रबंधन योजना होनी चाहिए वहाँ की स्थिति के अनुसार। अब कोई पश्चिमी यूपी या जो रेगिस्तानी एरिया है, सूखा का क्षेत्र है, अगर वहाँ बाढ़ का डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ बाढ़ का तो तैयारी किया नहीं जाएगा, सूखे का तैयारी किया जाएगा। तो हर जिले का पास मतलब आपदा प्रबंधन योजना उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार होना चाहिए। डीडीएमए की शक्तियाँ। दो धारा में, धारा 34, एक धारा और है 34 के साथ साथ 33। ये डीडीएमए को शक्तियां देती हैं। क्या शक्तियां देती हैं? डीएम किसी भी भवन का, किसी भी इमारत का, किसी भी अस्पताल का या किसी भी जमीन का आपदा के समय अधिग्रहण कर सकता है। डीएम अधिग्रहण किसका? कोई इमारत है, सार्वजनिक भवन है, अस्पताल है, खुली जमीन है, उसको जिसकी आवश्यकता होगी डीएम उस चीज का अधिग्रहण कर सकता है बिना किसी से कोई परमिशन लिए। उसका ये स्वतः का निर्णय होगा। यही डीएम को ताकतवर बनाता है आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए।
34 कहता है कि निर्देशन, नियंत्रण, कार्रवाई सब डीएम के नियंत्रण में होगा, डीडीएमए के अध्यक्ष के नियंत्रण में होगा। ये धारा 34 कहती है कि क्या क्या कार्रवाई करेगा। मलबा हटाना है, दवा पहुंचाना है, आपातकालीन सुविधा देनी है, कहीं पुनर्वास करवाना है, कुछ भी करना हो तो डीएम उसके लिए निर्देशन, नियंत्रण, कार्रवाई जो उसका अध्यक्ष है वो करेगा। आइए देखते हैं आपदा प्रबंधन के उपाय। ये तो खत्म होता है कि कौन कौन सी बॉडी क्या क्या काम करती है, इसके बारे में 2 में गठन होता है एनडीएमए का, 3 में गठन होता है एसडीएमए का, 4 में गठन होता है डीडीएमए का। आइए देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के उपाय जो अध्याय 5 कहता है। अध्याय 5 अध्याय 5 जो 35 से 40 का प्रावधान करता है, 35 से 40 का प्रावधान करता है। ये अध्याय ये बताता है कि आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या उपाय किया जाएगा। आपदा प्रबंधन के लिए उपाय क्या क्या होंगे, कैसे होंगे, किस धारा के तहत होंगे। इसमें जो धारा 35 है, धारा 35 ये कहती है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां क्या होंगी। केंद्र सरकार द्वारा उपाय क्या किया जा रहा है, उपाय क्या करना है, ये धारा 35 डिसाइड करती है। धारा 36 कहती है मंत्रालयों की क्या जिम्मेदारी होगी। मंत्रालयों की आपदा के समय मंत्रालयों की जिम्मेदारी कि सभी मंत्रालय, हो सकता है पर्यावरण मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय या सेना का डिफेंस हो, सब साथ मिलके कैसे काम करेंगे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। ये धारा 36 डिसाइड करता है किसकी क्या जिम्मेदारी है और कौन क्या करेगा। राज्य सरकार, ये तो केंद्र के लिए रहा धारा 35 के तहत और 36 के तहत। 37 धारा 37 धारा 37 क्या कहता है, राज्य सरकार का दायित्व, राज्य सरकार का ये दायित्व है कि राज्य में अगर कोई आपदा आती है तो उस राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी, ये दायित्व होता है कि उस आपदा से बचने के लिए, उस आपदा को नियंत्रण करने के लिए उचित नियम बनाए, उचित उपाय करें। उचित उपाय करें, ये धारा 37 कहती है। अब जैसे यहाँ धारा 36 मंत्रालयों की है, वैसे यहाँ धारा 38 राज्य के मंत्रालयों की है। राज्य के मंत्रालयों की जिम्मेदारी क्या होगी, वो कैसे निपटेंगे, क्या करेंगे, उनकी जिम्मेदारी होती है धारा 38 में। 35 में केंद्र सरकार, 37 में राज्य सरकार। धारा 36 मंत्रालयों की क्या जिम्मेदारी, धारा 38 राज्य के मंत्रालयों की क्या जिम्मेदारी।
धारा 39 धारा 39 जिस मंत्रालय का जो काम है, जैसे मान लीजिए पीडब्ल्यूडी है, लोक निर्माण विभाग, सड़क परिवहन है, स्वास्थ्य है, जिसमें चिकित्सा और शिक्षा है, जिस मंत्रालय का जो काम है उस काम को वो ठीक तरीके से करे। अगर लोक निर्माण विभाग को पुल बनाना है तो वो पुल ठीक से बनाए ताकि आपदा से बचा जा सके। सड़क परिवहन का काम है कि सड़कों का निर्माण इस तरीके से करे कि दुर्घटनाएं कम हों। स्वास्थ्य का काम ये है कि मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिला अस्पताल बन रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, तो वो इस तरीके से बने कि वहाँ की अगर कोई आपदा आती है उससे भी निपट सकें और सामान्य तरीके की प्रक्रिया जब हो, सामान्य स्थिति में भी वो निपटें। ये मंत्रालयों की जिम्मेदारी को डिसाइड करता है कि मंत्रालय अपना काम जिम्मेदारी से करें। धारा 39। धारा 40 कहती है, धारा 40 कहती है कि एसडीएम में अपनी रिपोर्ट देगी किसको? पर ईयर। किसको देगी? एनडीएमए को। रिपोर्ट जारी करेगी और एनडीएमए को रिपोर्ट सौंपेगी कि आपके यहाँ की स्थिति क्या है। ये हो गया आपदा प्रबंधन के उपाय, अध्याय 5। अध्याय 6 कहता है कि स्थानीय प्राधिकारी कैसे काम करेंगे। अब स्थानीय प्राधिकारी जैसे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, पंचायती राज हो, तो वहाँ के स्तर पर जो लोग हैं वो कैसे काम करेंगे। धारा 41। इस अध्याय में केवल एक धारा है। उनके लिए क्या करना है? जब भी कोई आपदा आती है तो स्थानीय स्तर पर तुरंत शुरुआत करें। स्थानीय स्तर पर शुरुआत मतलब कि सेना आए, प्रशासन आए या कुछ भी आए, उससे पहले कि वहाँ अगर कोई घटना घटी है, आपदा आई है, तो वहाँ के जो स्थानीय प्राधिकारी हैं, जिला पंचायत के हो सकते हैं या नगर पालिका के, नगर परिषद जो है नगर निगम के या पंचायती राज की, तो वो अपने स्तर पर अपनी भूमिका निभाएं। आने के बाद निर्देशन का पालन करें। डीडीएमए की तरफ से अगर कोई निर्देश दिया गया है तो उसका पालन करें। बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा में लोग क्या करेंगे कि जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला पंचायती राज्य में, वो चाहे सड़क हो, चाहे नालियां हो या कोई अन्य चीज़ हो, उसकी देखभाल करना, उसको सुरक्षित रखना, उसके बारे में जानना, और कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए काम करना, ये स्थानीय प्राधिकारी का काम है। स्थानीय प्राधिकारी का काम है। ये धारा 41 कहती है कि स्थानीय स्तर पर शुरुआत कैसे किया जाएगा। धारा 41
धारा 42 ये कहता है, अध्याय 7, अध्याय 7 धारा 42। धारा 42 क्या कहता है? केंद्र सरकार एनआईडी केंद्र सरकार क्या करेगी कि एनआईडीएम का गठन करेगी। एनआईडीएम क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका कार्य क्या होगा? अगर ये संस्था बनाई गई है तो इसका कार्य क्या होगा? आपदा पर रिसर्च करना, रिपोर्ट एनडीएमए को किसके निर्देशन में काम करेगी? एनडीएमए के निर्देशन में काम करेगी। इसके अन्य कार्य क्या होंगे? अदर वर्क अदर वर्क में ये रिसर्च करेगी, रिसर्च, ट्रेनिंग, दस्तावेजीकरण, अवेयरनेस, जागरूकता, परामर्श। ये जो है एनआईडीएम के काम होंगे कि रिसर्च करना है, ट्रेनिंग देना है, दस्तावेजीकरण करना है, जागरूकता लाना है और जरूरत पड़ने पर परामर्श देना है। धारा 43 क्या कहती है? धारा 43 कहती है कि एनआईडीएम का स्टाफ और प्रबंधन कैसे होगा। एनआईडीएम का स्टाफ एवं प्रबंधन, ये एनआईडीएम के लिए आवश्यक धारा है, क्योंकि उस अपने स्टाफ और अपने आप को कैसे प्रबंधित करना है, कैसे चलाना है, वो धारा 43 डिसाइड करेगी। अगला भाग जो होगा हमारा वो है अध्याय 8, धारा 44 और 45 इसमें शामिल किया गया है। अध्याय 8 धारा 44 और 45
एनडीआरएफ का गठन। धारा 44 केंद्र सरकार को निर्देशित करती है, केंद्र को निर्देशित करती है वो एनडीआरएफ का गठन करे। एनडीआरएफ क्या होता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आपदा, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसका गठन कौन करेगा? एनडीआरएफ का। अब एनडीआरएफ है, यहाँ एन है तो नेशनल लेवल पे बात हो रही, तो राज्य सरकार या जिला स्तर पे तो गठित नहीं होगा, उसका गठन तो केंद्र सरकार ही करेगा जब राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। तो धारा 44 एनडीआरएफ के गठन का प्रावधान करती है। धारा 45 ये कहती है एनडीआरएफ का एक महानिदेशक होगा, महानिदेशक होगा जिसका एनडीआरएफ पर संपूर्ण नियंत्रण होगा, महानिदेशक होगा। अब एनडीआरएफ पे किसका नियंत्रण होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय का। इस पर गृह मंत्रालय का नियंत्रण होता है एनडीआरएफ पे। काम इसका क्या होगा कि डीडीएमए प्लस एनडीआरएफ एसडीएमए, एसडीएमए के निर्देशन में या नेशनल एनडीएमए के निर्देशन में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करना, वो एनडीआरएफ का काम होगा। ये धारा 45 कहती है कि उसका महानिदेशक होगा, गृह मंत्रालय का नियंत्रण होगा, डीडीएमए के साथ मिलकर काम करेगा। अब यहाँ के जो सदस्य होंगे उनको प्रशिक्षण मिला होना चाहिए कि दवा कैसे देनी है, मलबे को कैसे हटाना है, लोगों को अस्पताल कैसे पहुंचाना है, कहाँ से क्या करना है, हर चीज़ का प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा जो है। ये धारा 45 कहती है। अध्याय 8। अध्याय 9 कहता है अध्याय 9 इसमें क्या होगा? वित्त, लेखा, ऑडिट। अब संस्थाएं चल रही हैं तो उसका कुछ वित्तीय प्रावधान होगा, उसका लेखा जोखा होगा और कहाँ कितना कैसे खर्चा किए हैं उसका ऑडिट होगा जो है। आइए देखते हैं कि इस धारा में क्या है। इसमें धारा 46 से धारा 50 तक का प्रावधान। धारा 46 क्या कहता है? धारा 46 क्या कहता है कि नेशनल लेवल पर एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस
फंड। राष्ट्र राष्ट्रीय आपदा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि। धारा 44 एनडीआरएफ जो है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और धारा 46 की जो एनडीआरएफ है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि। इसका यूज कहाँ किया जाएगा? मान लीजिए कोई आपदा अचानक से आ जाती है, तो यहाँ पे जो फंड होगा इमरजेंसी में उसी को यूज किया जाएगा। इसीलिए इसको बनाया गया है कि अचानक ज़रूरत जब वित्त की पड़ेगी, पैसे की पड़ेगी, तो उसको एनडीआरएफ से ही यूज किया जाएगा। धारा 47 क्या कहती है कि राष्ट्रीय आपदा समन निधि का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय आपदा समन निधि। यहाँ के पैसे का खर्चा, यहाँ की निधि का खर्चा तब होगा जब न्यूनीकरण या समन की प्रक्रिया चल रही होगी, जो कि पहला चरण है कि जोखिम को पहचानना, उसका आकलन करना, उसकी हर चीज को जानना। तो वहाँ जो पैसा लगेगा वो राष्ट्रीय आपदा समन निधि का यूज होगा। धारा 48 ये कहती है कि मंत्रालयों के बीच धन का आवंटन आपदा के समय मंत्रालयों को धन का आवंटन कैसे होगा, ये धारा 48 कहती है। धारा 49 क्या कहती है? केंद्र, राज्य, जिला, ये तीनों स्तर पर तीनों को निर्देशित करती है कि आपदा के समय, आपदा के लिए अपने अपने फंड में एक निश्चित धनराशि को एलोकेट करके रखें, जो है जो आपदा के समय काम आए। स्पेशल फंड एलोकेशन। तीनों को निर्देशित करेगी कौन? धारा 49। धारा 48 क्या? आपदा के समय मंत्रालयों में कैसे होगा। धारा 49 कहता है कि केंद्र हो, राज्य हो, जिला स्तर पर तीनों अपने टोटल बजट का, जो कुछ भी बजट का है, उसमें का एक निश्चित हिस्सा आपदा के लिए एलोकेट जरूर करें। धारा 50 जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस अध्याय का, धारा 50 क्या कहता है कि आपदा के समय किसी भी उपकरण को जो इमरजेंसी में खरीदना पड़ रहा हो, उसको तुरंत खरीदा जाए। आपातकालीन उपकरण क्रय। धारा 50 कहता है कि अगर किसी को कोई ज़रूरत है, मान लीजिए ऐसी कोई उपकरण की ज़रूरत है जो जीवन रक्षक का हो, काम करे, ना हो, तो उसको तुरंत खरीदा जा सकता है, उसमें बिना किसी देरी के तुरंत खरीदा जा सकता है। दवाई की आवश्यकता हो, खाद्य एवं रसद की आवश्यकता हो, ऐसी कोई चीज हो जो तत्काल में जरूरत हो वहां आपदा के लिए, उसके लिए बिना किसी कागजी कार्रवाई की देर करते हुए उसको खरीदारी की जा सकती है। ये धारा 50 कहता है। आइए देखते हैं अध्याय 10 क्या कहता है।
अध्याय 10 में अपराध और दंड का प्रावधान है। अध्याय 10 अपराध और दंड का प्रावधान है। ये है 51 से 66 तक। 51 से 66 तक क्या प्रावधान है? अपराध एवं दंड का प्रावधान कैसे, आइए देखते हैं। धारा 51 कहती है, धारा 51 ये कहती है कि अगर कोई सरकार आदेश दे रही है उसको ना माना जाए तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा। सरकार का निर्देश ना मानने पर, सरकार का निर्देश न मानने पर सजा 2 साल तक हो सकती है। कि अगर सरकार कुछ कह रही है, आप आपदा के समय काम नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। 52 क्या कहता है कि आपदा के समय झूठा दावा करना, आपदा के समय राहत के लिए झूठा दावा करना कि आपदा आई है, जो प्रभावित है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं प्रभावित है वो भी कह रहे हैं कि हम प्रभावित हैं, वो दावा कर रहे हैं, और सरकार की पकड़ में अगर आप आ गए तो 2 साल का सजा, 2 साल की सजा प्लस जुर्माना जो अथॉरिटी चाहे। धारा 53 क्या कहती है? अगर राहत सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं, राहत सामग्री का दुरुपयोग, तो 2 साल की सजा प्लस जुर्माना जो भी प्राधिकरण चाहे। धारा 54 क्या कहती है? झूठी चेतावनी फैलाना, झूठी चेतावनी फैलाना, अफवाह उड़ाना। अगर ऐसा कोई करता है कि झूठी अफवाह फैलाता है, झूठी चेतावनी देता है कि आपदा आई है, आपदा आने वाली है, उसके लिए क्या होगा? 1 साल की सजा, उसके लिए 1 साल की सजा। धारा 55 कोई सरकारी विभाग संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है, सरकारी विभाग संसाधन का दुरुपयोग, सरकारी विभाग किसी संसाधन का दुरुपयोग कर रहा है तो विभाग का जो मुखिया होगा वही उसका दोषी होगा। विभाग का जो मुखिया होगा वही दोषी होगा, और जो उसको उस समय प्राधिकरण चाहेगा वो उसको दंड देगा। 56 धारा 56 ईमानदारी से ड्यूटी ना करने पर 1 साल की सजा, ईमानदारी से
ड्यूटी ना करने पर 1 साल की सजा। धारा 56 कहता है धारा 57 धारा 57 क्या कहता है? धारा 57 ये कहता है कि अगर कोई भी आदेश तोड़ता है, बीच में या शुरू में या जो भी कोई हो, अगर वो सरकारी आदेश को तोड़ता है तो उसे 1 साल की सजा। सरकारी आदेश तोड़ना, एक साल की सजा। 1 साल की सजा। धारा 58 क्या कहती है? धारा 58 कहती है कि कोई भी निजी कंपनी हो या कोई भी संस्थान हो, वो अगर आपदा प्रबंधन के समय अधिग्रहण करते समय या उसकी आवश्यकता है और उसने साथ नहीं दिया है तो वो दोषी समझा जाएगा। निजी कंपनी अगर विरोध या और कुछ करती है तो उसे दोषी समझा जाएगा, 1 साल की सजा हो सकती है। धारा 58 ये कहता है। धारा 59 कहता है कि किसी पर मुकदमा चलाने से पहले, कुछ करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है, पूर्व मंजूरी चाहिए। किसकी? मान लीजिए डीडीएमए है, ये किसी पर मुकदमा चलाना चाहता है तो एसडीएमए से लेना पड़ेगा, और ये किसी पर मुकदमा चलाना चाहता है तो एनडीएमए से लेना पड़ेगा। पूर्व मंजूरी अनिवार्य है, ये धारा 59 कहता है। धारा 60 कहता है कोई भी निर्णय सक्षम अधिकारी ही लेगा जो उस पद पे है, अन्यथा और कोई नहीं। कोई भी निर्णय सक्षम अधिकारी लेगा। ये था अध्याय 10। अध्याय 10 जो 57 से 60 तक है। ये पूरे अधिनियम पे नियंत्रण करता है ताकि कोई गलत व्यवहार ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, कर्तव्य का पालन ना करे, उसके नियंत्रण के लिए अध्याय 10 का प्रावधान है। अध्याय 11 क्या है? जो कुछ भी छूटा होता है लिखने, पढ़ने, जोड़ने में और बाद में जोड़ा जाता है तो उसे मिसलेनियस या प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकीर्ण तो वही है अध्याय 11, प्रकीर्ण। मिसलेनियस, विविध जिसे कह सकते हैं। अब इसमें क्या क्या होगा? ये 61 से 79 अंतिम अध्याय है। इसके महत्वपूर्ण धाराओं को देखते हैं। धारा 61 कहता है
धारा 61 कहता है कि अगर केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है तो वो राज्य सरकार मानने के लिए बाध्य है। केंद्र का फैसला राज्य बाध्य है, राज्य को मानना ही है। ये धारा 61 राज्य ये नहीं कह सकता कि जैसे मान लीजिए राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, केंद्र में किसी और की, तो राज्य ये नहीं कह सकता है कि हम उसके आदेश को नहीं मानेंगे। वो मानना अनिवार्य होता है, वो बाध्य होता है। धारा 62 प्राधिकरण जो एनडीएमए है वो एसडीएमए से या अन्य प्राधिकरणों से, वो चाहे एनडीआरएफ हो, एनडीआरएफ 2 हो, कोई भी हो, किसी से कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है। कोई भी रिपोर्ट मांग सकता है, ये धारा 62 कहता है। धारा 63 कहता है धारा 63 ये कहता है कि सद्भावना से की गई कार्रवाई, सद्भावना से कार्रवाई अधिकारियों की सुरक्षा, दो बातें कि जो कार्रवाई हो वो सद्भावना से हो और जो अधिकारी काम कर रहा है उसकी भी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, ये धारा 63 कहता है। धारा 64 कहता है कि कठिनाई दूर करने के लिए अगर कोई बाधा आती है तो वो किसी भी तरीके से उस बाधा को दूर कर सकता है। वहाँ का जो सक्षम अधिकारी होगा वो उस बाधा को किसी भी तरीके से दूर कर सकता है। ये कहता है धारा 64 कठिनाई दूर करने का अधिकार जिसे कह सकते हैं, कठिनाई दूर करने का अधिकार। कठिनाई दूर करने का अधिकार ये धारा 64 कहती है। 65 से 78 तक, धारा 65 से 78 तक प्राधिकरण के जो प्राधिकरण है सब, उनकी कार्य, शक्तियां, रिक्तियां, कर्तव्य, अधिकार, जो कहीं कुछ छूटता है तो 65 से 78 तक का में वर्णन है कि जहाँ किसको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो जोड़ा या घटाया जा सकता है। ये 65 से 78 कहता है। अब इस अधिनियम की अंतिम धारा जो है 79, धारा 79, धारा 79 कहता है कि इस अधिनियम को बनाने, इसमें परिवर्तन करने, अधिनियम को बदलने, आवश्यकता पड़ने पर संशोधन करने सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास हैं। अधिनियम संबंधित समस्त अधिकार, अधिनियम संबंधित समस्त अधिकार केंद्र सरकार के पास। यहीं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 समाप्त होता है। नमस्कार।